Students, how are you? I hope you all are fine. Today I'm going to take up the topic that is on generation of human rights. इससे पहले श्रेणियों में ह्यूमन राइट्स के श्रेणियों को डिस्कस करने से पहले मैंने आपके साथ ह्यूमन राइट्स का पूरा एक जो है बैकग्राउंड, ह्यूमन राइट्स के डेफिनेशंस और ह्यूमन राइट्स बेसिकली का जो ओवरव्यू है वो मैंने डिस्कस किया था। और उसके पहले मैंने नेचुरल राइट्स थ्योरी और अधिकार के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसकी भी चर्चा की थी। So today I'm going to discuss with you the different generations of human rights. That is कि मानव अधिकारों की जो विभिन्न श्रेणियां हैं। श्रेणियों में सबसे पहले तो मानव अधिकार को हम क्यों जो है विभाजित करते हैं, क्या आवश्यकता है, why do we need to categorize the generations of human rights? Why there is a necessity to do that? It's important to understand. पहला तो ये तो मैं आज जो आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Now when we are talking about the generations of human rights, girls, basically generations of human rights means the changes that has taken place in a course of time. क्योंकि जो जनरेशन हम जिसमें डिस्कस करते हैं तो उसमें हम बदलाव की बात करते हैं कि पहले श्रेणी में क्या हुआ, दूसरी श्रेणी में क्या अधिकारों में परिवर्तन हुआ, क्या आधार तय किया गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट श्रेणी में किन अधिकारों की हमने चर्चा की है. तो दैट मीन्स कि जनरेशन्स को हम डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि अधिकार एज अ कोर्स ऑफ टाइम हाउ हैज इट इवॉल्व्ड, किस तरह से वो इवॉल्व किया है, उसका इमर्जेंस कैसे है. क्योंकि इमर्जेंस वी कैन नॉट जस्ट रिलेट इट विद कि एक आधार हमने तय कर दिया, बीइंग अ ह्यूमन राइट्स, जस्ट बाय बीइंग अ ह्यूमन you are getting those rights. But instead of defining through that terminology, we also need to elaborate, okay, the generations. And the second thing which I want to make a point here is generations also identify the expansion of rights considering the ideological and democratic upsurge. The ideological and democratic upsurge that has taken place in society, in countries, global level. So what sort of ideological changes have taken place? So वो जो वैचारिक जो मतभेद है, वैचारिक जो आधार जो धीरे धीरे डेवलप हुआ, फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म से सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, then we talked about communitarianism, feminism, environmentalism, manyism has evolved. So that is another reason why rights has also expanded. So that correlation is being developed here जब हम इसकी बात करते हैं. अब मैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक अपसर्ज शब्द मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि डेमोक्रेसी जो है एक कल्चर है और ये कल्चर जो है धीरे धीरे डेवलप करता है और जैसे इसका अपसर्ज होता है, इसमें ट्रांजिशंस होते हैं, वैसे वैसे विभिन्न तरह की जो बदलाव है वो देखे गए हैं, समाज में देखे गए हैं, अधिकारों के लेवल पे देखे गए हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लेवल पे देखे गए हैं. तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स अंडर दिस पैराडाइम. दैट इज फर्स्ट जनरेशन में बेसिक पॉइंट्स क्या है आपको मेरे स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा. मैंने उसको लिस्ट किया है so that you can understand, you can make a note of students and you can benefit from it. And if you do not understand any particular point, you can contact me, you can mail me there in your comment section and then there only I can elaborate you. Okay, if you cannot get in touch with me directly. So यहाँ पे जो मैंने बात की है वो है civil and political rights. फर्स्ट जनरेशन में, और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग को हम इंक्लूड करते हैं. बेसिकली जो ये प्रथम श्रेणी है मानवाधिकार का, इसका कनेक्शन इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के साथ है क्योंकि वो बेसिकली जो है ICCPR, ये
मेंशन करता है इसको 1966 में, जो यूनाइटेड नेशंस के लेवल में ये पास हुआ था। उसके बाद ये जो अधिकार है, इट इज कनेक्टेड विद द लिबरलिज्म आइडियोलॉजी या लिबरल राइट्स की हम बात करते हैं, क्योंकि ये लिबरेशन की बात करता है, हमें लिबर्टी देता है, हमारे लाइफ को हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, हम अपने जीवन को, इसकी चर्चा करता है। तो ये राइट्स इसलिए भी कनेक्टेड है लिबरलिज्म के साथ। और चौथी बात जो मैंने की है, क्योंकि ये इसकी जो प्रकृति है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, जिस तरह से हम मौलिक अधिकारों को भी देखते हैं भारतीय संविधान में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स बेसिकली स्टेट को जो है वो फॉरबिड करता है कि स्टेट क्या काम नहीं करेगा, और जो अधिकार दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को वो स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं, इसलिए भी हम इसे नेगेटिव इन नेचर कहते हैं। देन लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स, एज द नेम itself evolves, it should have like advanced over the first generation, and it should have talked something much more deeper than what the earlier rights talked about. So अब क्योंकि उसी श्रृंखला में ये बात करता है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की, इसको किस कॉवेनेंट में, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस का वो मेंशन है, वो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 में मेंशन है, जो कि आर्टिकल 22 और 27 में कवर किया जाता है ये। और ये अधिकार की जो श्रेणी है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं समाजवाद से, कुछ हद तक मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है अधिकार जो है उसका नेचर, इट्स पॉजिटिव इन नेचर, एंड इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिस तरह से हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। और क्योंकि इतने जो भी सोशल पर्सपेक्टिव से समाज में बदलाव किए जाएंगे, अफर्मेटिव एक्शन, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स गरीबों के लिए, मार्जिनलाइज के लिए बनाए जाएंगे, तो उसमें वेलफेयर स्टेट का आधार जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको ये रेखांकित करता है ये सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स। Then we are moving to third generation of rights, and why third generation of rights has become important in today's context is very important. In fact, we have moved from third generation to fourth generation also, and now there is a debate and there is a lot of talk and discussions on fourth generation of rights. It has not evolved to that extent, but still there is a discussion, and obviously I'm going to discuss that also, but not today. Today I'll just discuss with third generation of rights. So the third generation of rights, it is connected with the environmental rights, it's connected with the group rights, it's connected with the community rights, it's connected with minorities' rights, indigenous people's rights, and many other rights that the third world countries they have. And these rights, that they keep emerging because there's a trend. No, rights are changing, they're changing very fast. We have different rights for different people because they have different needs, so rights cannot be stagnant in the sense that what the right remain in 1950s and that rights only can remain in the 2020. It cannot be so, because the things, since they are changing, the rights also needs to change, and they need to adjust to the people's desires, their needs, and their you can say expectations also. So now this third generation of rights, this is mentioned in the Declaration on the Right to Development. The Right to Development बहुत important है, UN Declaration था जो 1986 के द्वारा जनरल असेंबली में पास किया गया, और ये राइट टू डेवलपमेंट के अंदर जो अधिकार डिस्कस किए गए थर्ड जनरेशन के, बेसिकली वो राइट टू पीस थे, और इन्वायरमेंटल राइट्स था, ग्रुप राइट्स की चर्चा थी, और उसमें हेरिटेज और जो कल्चर है उसको प्रिजर्वेशन करने की भी अधिकार की चर्चा की गई है। और बेसिकली जो थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स है, इट इज कनेक्टेड विद कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद, जो आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल थ्योरी में, बहुसांस्कृतिकवाद, और बहुसंस्कृतिवाद बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, दैट फैसिनेटेट्स अस। नाउ व्हाई इट फैसिनेटेट्स अस? because it has something connected with the idea of community. It has something connected with the idea of society, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हम अलग थलग रह करके पूरे एक जो है समाज को नहीं सोच सकते। दो इंडिविजुअल राइट्स दे आर इम्पोर्टेंट, बट वी कैन नॉट डिनाई कम्युनिटी राइट्स, बिकॉज बीइंग अ सोशल एनिमल, अरिस्टो कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो सामाजिक प्राणी है। जब हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, हम समाज को कैसे डिनाई करके, उसको कैसे इग्नोर करके हम बाहर निकल सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट राइट्स नीड टू बी कनेक्टेड विद
idea of community and not only the self. Okay, so thank you, students. I hope we have tried to correlate these different generations of rights and how they have evolved. So in my next video, please wait for it and do watch it and do give your valuable comments. In my next video, I'm going to take up the topic fourth generation of rights and then the critical perspective of human rights per se also. So students, have a nice day, take care, and do write your valuable comments to me. Stay tuned.